हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमान आर्यन और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 15 इन आर CSAT प्रैक्टिस सीरीज इनिशिएटिव फॉर अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24। अब देखिए इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 14 लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा। सबसे पहले तो हमने देखा जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस देखा, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को देखा और हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं अभी तक। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस लिया, PYQs लिया जो 2019, 2020 या 21 में आए थे। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने देखा कि अगर एक RC पैसेज को आप सॉल्व कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कोर मैसेज जो है वो अच्छे से बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सारे चीज़ों को देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सीरीज़ है इसका एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हैं मोटिव ये है कि आपको जो CSAT का चेंजिंग पैटर्न्स है उससे एक्लेमेटाइज कराया जाए। और आपको पता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है CSAT हर साल राइट फ्रॉम 2019, 2020, 21 एंड 22 अगर आप देखेंगे तो लेवल बिल्कुल रेज होता चला जा रहा है। चाहे वो आपके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो या फिर आपके जैसे अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आ रहा है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की करें। तो अब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो जो और मिलता जुलता एग्जाम है जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको CSAT में भी फ़ायदा होगा। अब आप बोलेंगे कि दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट करिए कि लेवल जो है वो CSAT का टफ रहेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आपको मिलेंगे, वो आपको डेफिनेटली सॉल्व भी करना है क्योंकि वही आपको एग्जाम जो है वो एक तरह से पास करवाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इजी एंड मॉडरेट रेंज का जो क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। अब इजी एंड मॉडरेट के लेवल का जो क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब आपको एग्जाम में जो है वो इजी और मॉडरेट वाला जो है वो काफ़ी आसानी से आपसे बनेगा। नहीं तो अगर आप तैयारी जो है वो काफ़ी अगर इजी क्वेश्चंस करके जाते हैं तो इवन मॉडरेट वाला क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम में टफ लगेगा। तो इसीलिए आज हम लोग कैट के कुछ क्वेश्चन जो कि रीसेंट ईयर में पूछे गए हैं 2019, 2020, वो क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं। बिल्कुल ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, एवरेज चाहे वो नंबर सिस्टम हो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस जो है टॉपिक डिफरेंट नहीं है, सब आप बोल सकते हैं वही टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और भी जो बाकी चीज़ जो हम लोग CSAT में पढ़ते हैं उसी पर बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चंस के क्वालिटी जो है वो थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले देखिए क्या है, इसका फायदा उठाना है तो पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एवरेज में अगर आपने 2020 में भी देखा होगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं एवरेज से। अगर आपका एवरेज का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो आप मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चन आप CSAT में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 30 इंटीजर्स का जो है एवरेज इज 5। अब यहाँ पर अगेन मैंने कहा है हमेशा कि नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर CSAT। नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, हर जगह रहता है, चाहे वो एवरेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, हर जगह कुछ ना कुछ कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम आ जाता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो आपको पता है व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या है आपको पता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होता है अलॉन्ग विद जीरो, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर बात हो रही है एवरेज ऑफ 30 इंटीजर इज 5, डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर का ही बात हो रहा है यहाँ पर। और अमंग दीज 30 इंटीजर्स देयर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि 30 इंटीजर्स है आपके पास। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यू हैव 30 इंटीजर्स जिसमें 20 ऐसे हैं जो कि आपके 5 से छोटे हैं, ठीक है, 5 से छोटे हैं, और 10 ऐसे हैं जो कि आपके 5 से बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स। ये जो 20 इंटीजर्स जो कि 5 से छोटे हैं, इनका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज क्या हो सकता है अगर ओवरऑल 30 जो इंटीजर्स है उसका एवरेज 5 है,
ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि 30 इंटीजर्स का जो एवरेज है दैट इज 5। अब इस तरह ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या हुआ कि चलिए ये जो एक सेक्शन है ये देखिए जिसमें 20 इंटीजर्स है, एक सेक्शन ये है जिसमें 10 इंटीजर्स है। आपको याद है हमने क्वेश्चन देखा था, इवन 2021 में एक आया था क्वेश्चन कि आपको दो क्लास है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप इसको मानिए एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इनका कुछ एवरेज एज है A1, इसका कुछ एवरेज एज है A2, तो आपको बोलेगा कि बताइए कि पूरे स्कूल का, अगर इसमें दो ही क्लास है तो पूरे स्कूल का एवरेज एज क्या होगा। तो सिंपली क्या होता है, आपका एवरेज इंटू जो क्वांटिटी है, जैसे 20 इंटू A1 प्लस 10 इंटू A2 डिवाइडेड बाई टोटल जो स्टूडेंट्स होगा कितना, 20 प्लस 10 दैट इज 30। ठीक है, तो दिस इज वेटेड एवरेज, जहां पर एवरेज कितना क्वांटिटी है और यहाँ पर अगेन दिस इज क्वांटिटी एंड एवरेज, और मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जा रहा है आपका टोटल सम। ठीक है, और टोटल सम आ रहा है और टोटल नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल एवरेज आपको पता चल जाता है, वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है। यहाँ पर क्या है देखिए 30 इंटीजर्स हैं आपके पास, जिसको हम लोग डिवाइड कर दिए 20 और 10 में। अब 20 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 5 से छोटे हैं, तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका एवरेज हम लोग A1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इसका मान लेते हैं A2। तो ओवरऑल क्या दिया हुआ है आपका 20 A1 प्लस 10 A2 डिवाइडेड बाई कितना, 20 प्लस 10 दैट इज 30। ये किसके बराबर दिया हुआ है आपका 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज दी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ 20 इंटीजर्स। ये जो 20 इंटीजर्स है इनका हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 20 A1 प्लस 10 A2 को हम क्या लिख सकते हैं 150। ठीक है, ये सम तो फिक्स है। अब ये जो सम फिक्स है तो बताइए A1 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब आपका A2 का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि सम तो 150 ही है। या तो A1 को हम लोग बढ़ाएंगे तो A2 को घटाना पड़ेगा, तो A2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स हैं वो 5 से बड़े हैं। ठीक है, अब 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 6। ठीक है, तो अगर ये 10 इंटीजर 6 हो जाए, 6 के बराबर हो जाए, मतलब 6 6 6 6 6, तो उस केस में इनका एवरेज कितना हो जाएगा 6। तो इसे अगर आप सोचिए कि इसके अलावा अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, इस 10 इंटीजर्स में अगर एक 7 आप ले लेते हैं, 6 6 6 6 7, तो वो डेफिनेटली 6 से कुछ ज़्यादा एवरेज होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा एवरेज होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब ये 10 इंटीजर जो है आपके क्या हो जाए 6। अब जब 10 इंटीजर आपके 6 हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल एवरेज भी कितना हो जाएगा 6, यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया 6। अब बस आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 20 A1 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। A1 जो है 20 A1 कितने के बराबर आ जाएगा आपका 90। A1 विल बी इक्वल टू 90 बाई 20 दैट इज 9 बाई 2, तो कितना आ गया 4.5, यानी आपका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसमें आपका सारा कंसेप्ट चेक हो जा रहा है कि एवरेज अगर आपने समझ रखा है, सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं याद है, अगर आपने समझ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, अब मतलब इस वाले लॉट का जिसमें 20 इंटीजर्स हैं इनका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू A1 का कितना हो सकता है 4.5। ठीक है, और उस केस में जो है A2 का मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज 6। ये चीज़ जो है हमने पढ़ा, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है। अगेन दिस इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ये क्वेश्चन इतना अच्छा था, क्वालिटी इसका इतना अच्छा था कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे CSAT में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आप जाके है आपका थोड़ा सा लेवल रेज होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फैक्टर्स 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 5 into 10 raised to the power 4 are perfect square which are greater than 1। ठीक है, अब देखिए दिस इज अगेन आपको बताना है ये किस टॉपिक का आपका क्वेश्चन है। दिस इज नंबर सिस्टम। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है और उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा है कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 5 into 10 raised to the power 4। तो चलिए कोई नंबर n है, मान लेते हैं कोई नंबर n है जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से प्राइम फैक्टराइज नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल टू 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 5 इंटू 10 है। तो 10 को हम लोग कैसे करते हैं, प्राइम अगेन प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो कितना हो गया 2 इंटू 5। ठीक है, और रेस टू द पावर कितना हो जाएगा 4। तो अब देखिए 2 raised to the power 4 यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 raised to the power 8 इंटू 3 raised to the power 5 एंड इंटू 5 raised to the power 4। तो ये नंबर को आपने पूरी तरह से प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए ये कंसेप्ट है यहाँ पर कि आपको निकालना है
कि ये जो नंबर n है इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है, जो कि n को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, वैसा नंबर्स जो कि n को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। और आपको पता है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो भी फैक्टर होगा n का, वो क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा। इनका कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 0 से लेके 2 रेज़ टू द पावर 1 से लेके 2 रेज़ टू द पावर 8 तक, ठीक है, ये आपका एक सेट हो गया। 3 अगर आपका 3 रेज़ टू द पावर 5 है तो 3 रेज़ टू द पावर 0 से लेके 3 रेज़ टू द पावर 5, और 5 रेज़ टू द पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 0 से लेके 5 रेज़ टू द पावर 4। इन तीनों में से जैसे यहाँ पर आपका कितना हुआ, टोटल 9 कॉम्बिनेशंस, यहाँ पर आपका कितना हुआ, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस, और यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया, आपका बोल सकते हैं 5 कॉम्बिनेशंस। तो अब जो आप इसको 9 इंटू 6 इंटू 5 जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो आप वैसे निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन्हीं के मिला जुला के, जैसे एग्जांपल सोचिए, यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 0 ले लिए, यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर 0 ले लिए, यहाँ से 5 रेज़ टू द पावर 0 ले लें, तो वो कौन सा फैक्टर बन जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 0। सबका वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 डेफिनेटली आपका जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर होगा। फिर आपने क्या किया, एक बार 2 रेज़ टू द पावर 0 ले लिया, 3 रेज़ टू द पावर 1 ले लिया, ठीक है, और 5 रेज़ टू द पावर 0 ले लिया, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो अगेन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ n। ये सारे कंसेप्ट हैं। अगेन हम लोग इसके बेसिक्स में नहीं जा रहे हैं अभी आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग इस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर निकालने क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर आप निकालने दिया गया है, अगर आप इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको दिया गया है निकालने के लिए कि वैसे आप फैक्टर्स बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 है, और 10 वाला को करते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो अब देखिए आपको वैसे फैक्टर्स निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट आपका 2 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब क्या होता है कि उसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट करें तो बाहर आपका इंटीजर आ जाए। तो आप रैदर देन कि इनका कॉम्बिनेशन लीजिए, आप क्या कर लिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 5 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ठीक है। तो अब इनको मिला के अगर हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उसमें स्क्वायर ये जो होगा ये हमेशा इवन होगा, और इवन रहेगा तो हमेशा क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 8 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 रेज़ टू द पावर 5 है तो एक 3 को निकाल दीजिए, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि उससे कोई यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इंटू कर देंगे आपका 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू कर सकते हैं 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर का पावर हो गया 4, 3 स्क्वायर का पावर हो गया 2 एंड 5 स्क्वायर का पावर हो गया 2। अब इनके जो कॉम्बिनेशन से जो भी आपका फैक्टर्स बनेगा, जैसे हमने अभी निकाला था ना, अब आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 2 स्क्वायर आपने एक बार ले लिया, ठीक है, एक बार आपने कुछ और वैल्यू ले लिया, लेकिन हर बार जब भी आपका होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब उसका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कुछ बाहर जो है वो इंटीजर निकल के आ जाएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या रहता है, पावर में +1 करिए, तो यहाँ पर अगर 4 है तो 4 में पावर 1 करेंगे तो कितना हो गया 5, वैसे यहाँ पे 2 है तो पावर करेंगे 1 तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 2 है तो करेंगे 3, यानी 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, यानी 45 ऐसे फैक्टर्स हैं आपके ये नंबर n के जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है कि विच आर ग्रेटर देन 1, इसमें एक फैक्टर होगा 1 डेफिनेटली, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो n को डिवाइड करेगा, ठीक है, वो फैक्टर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लोग को वैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो कि 1 से बड़े, तो बस आपको 1 को इसमें से माइनस कर देना होगा। तो अगर आप 45 में 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 44, यानी 44 ऐसे फैक्टर्स हैं इस नंबर n के जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके आप रिवाइज करें, डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, बस एक नंबर को हमने ब्रेक डाउन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उसके बाद हमने इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला है। अब आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ परफेक्ट वैसे फैक्टर्स निकालिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इवन स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब में भी आप जाके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ क्यूबिक फैक्टर्स बताइए, इस तरह का चीज़ जो है आपको जो बहुत तरह का क्वेश्चन आपसे जो है नंबर सिस्टम में पूछा जा सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये कंसेप्ट आप अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है आप दोबारा इसको फिर से देखिए, या फिर आप जो है कंसेप्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ
आप बोल सकते हैं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो। और इस तरह का क्वेश्चन आपके सीसैट में रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया है, जहां पर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाता है और मनी का रेशियो है कि 3% में बांटा गया है, सर्टेन रेशियो में है, और एक का जो है 50 कम है, एक 100 ज़्यादा है, इस तरह का कुछ दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या करना रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर देंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे बड़ा बात होता है इसमें इक्वेशन सॉल्व करना, और इक्वेशन को आपको फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन रामाज स्कोर वॉज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, रामा, मोहन एंड अंजलि। आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाई 6। ठीक है, उनका स्कोर्स रिव्यू किया गया और उसके बाद तीनों का स्कोर जो है वो 6 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। द रिवाइज स्कोर्स ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो 11:10:3। देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो रिवाइज स्कोर है उसका रेशियो जो है वो 11:10:3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अंजलि, दिस इज मोहन, ठीक है, एंड दिस इज रामा। इनका जो रिवाइज स्कोर है वो है 11:10:3। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर रेशियो दिया रहता है तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं x। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर x है तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, अंजलि का स्कोर 11x, ठीक है, मोहन का कितना हो जाएगा 10x और रामा का 3x। जब भी आपको रेशियो दिया रहे तो बस आप एक कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा कि अंजलि का स्कोर कितना है। ठीक है, डेफिनेटली आपको x जो है वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए अंजलि का 11x हो गया, मोहन का 10x हो गया और रामा का 3x हो गया, लेकिन दिस इज रिवाइज स्कोर, मतलब रिवाइज करने के बाद जो है रेशियो था 11:10:3। तो रिवाइज के पहले क्या होगा, 11x - 6, क्योंकि सबका 6 मार्क्स बढ़ा है तो 11x - 6 हो जाएगा, आपका ये 10x - 6 हो जाएगा, एंड दिस इज 3x - 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। अब आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है देखिए, रामा स्कोर, जो रामा का स्कोर था जो कि 3x - 6 था, वो क्या है, वॉज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। अब देखिए मोहन एंड अंजलि का जो है स्कोर को ऐड कर दीजिए, तो इसका हो गया 11x - 6 प्लस 10x - 6, दोनों का सम को ऐड कर, मतलब स्कोर को ऐड कर दीजिए, और इसका 1/12 है कौन, आपका रामा का स्कोर, तो ये हो गया 3x - 6। बस इसको आप सॉल्व करिए, तो क्योंकि आपको x डिटरमाइन करना है, उसी से हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। तो 12 को अगर आप देखेंगे तो 36x - 72 विल बी इक्वल टू 11, 10 कितना हो गया आपका 21x एंड -12। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 15x विल बी इक्वल टू 72, उधर गया तो 72 - 12 दैट इज 60, यानी x जो है वो आपका कितना आ गया 4। बहुत ही अच्छा वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन अंजलि स्कोर एक्सीड्स रमा स्कोर, तो अंजलि का स्कोर कितना है 11x, ठीक है, और रमा का स्कोर कितना है 3x। बस आपको क्या है 11x करते हैं तो कितना हो गया 44, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करके भी सबको में सेम नंबर ऐड किया गया था, तो इससे आपको फर्क नहीं कर पड़ता, चाहे आप 11x - 6 को लीजिए या 11x को लीजिए। तो 44 हो गया, और आपका जो है 3x है, यानी 3 × 4 दैट इज 12, तो 44 और 12 में डिफरेंस कितना है 32 मार्क्स का, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, अभी आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पर आपको बोलेगा कि सम ऑफ मनी जो है वो इतने रेशियो में है। अब बोलेगा कि रामा, ऐसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अंजनी, मोहन और रामा 3 लोग हैं, इसके बीच में कुछ अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 11:10:3 में। अब बोला जाएगा कि अंजलि जो है वो 20 अगर इसको देती है या 30 उसको, मोहन जो है 30 रामा को देता है, तो आपको बस इक्वेशन फॉर्म करना है और आपको x का वैल्यू, अगर आप जो कॉमन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसका आप वैल्यू निकाल लें तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करिए, इसको आप डायरेक्टली इसका जो है अटेम्प्ट आप नहीं करें, मतलब डायरेक्टली आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखें, इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और सीसैट में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ टफ। ठीक है, टफ वाले कैटेगरी में इसको रखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड, अगेन देखिए जो है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इज दी कॉमन काउंटिंग नंबर्स, जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स अभी हम लोग बोलते हैं, क्या हो गया 1 2 3, ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एज, ये जो नेचुरल नंबर है इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप में सिर्फ 1 है,
दूसरे ग्रुप में 2 3 4 है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आपका 5 6 7 8 9 है, मतलब ऐसा कुछ है, सोचिए ये है 1, ठीक है, ये पहला ग्रुप। ये दूसरे ग्रुप में कितना है 2 3 4, और आपका जो है 5 6 7 8 9, ठीक है। और नेक्स्ट में जो होगा आपका क्या होगा 10 से जो है डेफिनेटली, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले ग्रुप में कितना कैरेक्टर है, सिर्फ एक, ठीक है। दूसरे वाले ग्रुप में कितना कैरेक्टर है 3, थर्ड ग्रुप में कितना कैरेक्टर है आपका 5, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो ग्रुप होगा उसमें कितना कैरेक्टर होगा आपका 7, फिर उसके बाद वाले ग्रुप में कितना होगा कैरेक्टर 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, इस तरह का ग्रुप्स बनाया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि जो 15th ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप जो फॉर्म कर रहे हैं, जो 15th ग्रुप होगा उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स इन द 15th ग्रुप। तो यहाँ पर पहले देखिए ये क्वेश्चन आपको आसान दिख रहा होगा, लेकिन ये आसान है नहीं। इसमें क्या है कि जो 15th ग्रुप होगा, जो भी 15th ग्रुप होगा, सबसे पहले तो हमको बताना है कि 15th ग्रुप में जो है कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। वो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने, जैसे यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कौन कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में 1 है, दूसरे वाले में 3 है, आपको पता है काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 15th ग्रुप में पहले कितने कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्ट कितने से होगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा और लास्ट कैरेक्टर जो है वो कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिक चीज़ है। अब देखिए 14th ग्रुप तक हम लोग, अगर 15th की बात हो रही है तो हम लोग 14th तक का सब चीज़ क्लियर कर लेते हैं। 14th ग्रुप में आप बता सकते हैं आपका कितना कैरेक्टर्स होगा अंदर 14th ग्रुप में। देखिए फर्स्ट में 1 है, दूसरे में 3 है, उसके बाद 5 है, यानी ये क्या देख रहे हैं आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, 1 3 5, और डिफरेंस कितना है 2 का, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। तो जब आपको पता है कोई आपको टर्म निकालना है, अगर 14th टर्म में अगर हम लोग को अगर 14th वाले जो ग्रुपिंग है उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको पता है एपी का कोई भी टर्म जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए जो पहला है प्लस n-1 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और ए जो है दैट इज फर्स्ट टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो था वो किससे स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो हम लोग ए की जगह लिखते हैं 1, ठीक है। एन हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, 14th वाला जो ग्रुप है उसमें निकाल रहे हैं, तो 14 - 1, और डी कितना है आपका यहाँ पर 2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस कितना हो गया 14 - 1 13, 13 + 2 यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया 26, एंड 26 + 1 इज 27, यानी 14th ग्रुप जो है उसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं 27, ठीक है। तो जब 14th में आपके 27 कैरेक्टर्स हैं तो 15th ग्रुप में डेफिनेटली आपके पास टोटल कैरेक्टर्स कितने होंगे 29। ये तो मुझे क्लियर हो गया कि 15th ग्रुप में जो है वो कैरेक्टर्स कितने होंगे 29। अब हमें ये पता करना है कि 15th ग्रुप का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन सा होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे क्योंकि देखिए सब में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम लोग ये निकाल दें कि आपका 14th ग्रुप तक अगर आप टोटल सम निकाल दें, कैरेक्टर्स का टोटल सम निकाल दें, तो हम ये बता सकेंगे कि इसमें जो है आपके मतलब 14th ग्रुप तक में आपका जो अगर आप ये निकाल दें टर्म्स का अगर आप बोले तो आप बता पाएंगे कि लास्ट टर्म जो है वो 14th ग्रुप का कौन है। तो अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन आप जो है n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 14/2, ठीक है, ये आपका आ गया 2 × 1 प्लस n-1 कितना हो गया आपका 14 यानी 13 और इंटू कर देंगे आपका 2, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया 7 और ये आपका आ गया 2 प्लस आपका हो गया 13 यानी 28 आ गया, यानी 28 इंटू आपका 7 8 = 56, 5 7 2 = 14 यानी 196। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका टर्म हो गया यानी कि जो 14th का लास्ट टर्म है दैट इज 196, 14th का लास्ट टर्म है 196, तो 15th का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 197, ठीक है 197। और हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 15th ग्रुप में कैरेक्टर्स कितने हैं 29, ठीक है। तो 197 है और इसमें हम लोग कितना और जोड़ दें क्योंकि टोटल 29 टर्म्स है तो एक तो 197 ही हो गया, तो इसके अलावा कितने हैं 28 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, सिर्फ हम लोग 197 में अगर 28 जोड़ दें 197 प्लस आपका 28, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 225 यानी लास्ट टर्म है दैट इज 225, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आपको जो है क्लियर हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 15th ग्रुप का ही बात हो रहा है, तो 15th ग्रुप में क्या है कि आपका 197 इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म इज 225 एंड टोटल टर्म्स कितने हैं आपके 29।
तो अब आपको निकालना है कि बताइए इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका सम क्या है, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस तरह की जब भी आपको यहाँ पे ऑब्वियसली सब के बीच में डिफरेंस 1 है, 197, 198 अप टू 225, तो इसका अगर आपको सम निकालना है तो इस तरह के सम में क्या होता है, आपको सिंपली सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। बेसिकली इनका जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज इनटू हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा, ये n आपका कितना है यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है 197 और लास्ट टर्म कितना है 225, बस ऐड करिए। चलिए देख लीजिए, हम लोग ऐड करके सॉल्व ही कर लेते हैं इसको पूरा। 225 7, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 12 एंड दिस इज 422। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 211, तो यानी आपका कितना आ गया 211 इंटू 29, तो 9 9 9 2 ज़ा 18 2 2 4, ठीक है। 9 9 2 11, दिस इज 9 2 11 अगेन एंड दिस इज 6119, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था और अच्छे क्वालिटी का था, ठीक है। इसी कारण मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करिए और थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका कंसेप्ट आपका चेक हो जाएगा एपी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपने बना लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और हम लोग बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, हमने तो सब चीज़ तो निकाल लिया, अगर आप ये निकाल लेते हैं कि 15th ग्रुप में आपका, ठीक है, 15th ग्रुप में जो है आपका टोटल, या आप बोल सकते हैं 14th ग्रुप तक लास्ट कैरेक्टर आपने निकाल लिया था 196, ठीक है। तो 15th ग्रुप का जो है फर्स्ट कैरेक्टर विल बी 197। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि जो भी ग्रुपिंग्स बना रहे हैं, देखिए 1 है, ठीक है, तो इसका लास्ट कैरेक्टर भी 1 है, तो ये किसका है, इसको हम लोग देख सकते हैं, दिस इज 1 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप दूसरा ग्रुप देखें 2 3 4, तो इसका लास्ट टर्म जो है वो किसका है, 2 का स्क्वायर है। अगर आप तीसरा देखें तो 5 6 7 8 9, इसका लास्ट टर्म है दिस इज 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी नेक्स्ट ग्रुप जो होगा उसका जो लास्ट टर्म होगा ऑब्वियसली 16 होगा क्योंकि वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बताइए जो 15th ग्रुप होगा उसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, आपका 15 का स्क्वायर जो कि कितना है 225। अब 15th ग्रुप का फर्स्ट कैरेक्टर आपको पता है 197, ठीक है, और आपको लास्ट कैरेक्टर भी पता है 225, ठीक है, और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कितना है उसमें वो भी पता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका जो है आपका सम क्या होगा, ठीक है। जस्ट अब तरीका है सॉल्व करने का, आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आप लॉजिक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था, अगर आपसे सीसैट में ये छूट भी जाता तो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं आजकल सीसैट में भी, ठीक है। तो आपको अगर कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हैं, तो अगर इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन आता या इससे हल्का सा भी डिफिकल्टी लोअर लेवल का आता तो आप उसको एग्जाम में बहुत ईजी सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज्ड बाय 198 व्हेन 3 डिजिट नंबर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन और आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीसैट में काफ़ी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 3 डिजिट नंबर है जो कि 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नंबर को x y z से और ये ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 100 है, 101 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका इस नंबर को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली जब आपका 3 जो है आप बोल सकते हैं 3 डिजिट नंबर्स होता है, तो उसमें जब आप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जो 100s प्लेस पर है वो यूनिट्स प्लेस पे चला जाएगा और जो यूनिट्स प्लेस पर है वो 100s प्लेस पे चला जाएगा, क्योंकि जो टेंस वाला है वो तो टेंस ही रहेगा क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो यानी ये नंबर जब अगर आपका z y x बन जाए, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीजेस बाय 198, मतलब ये जो z y x है और x y z के बीच में अगर हम लोग अगर इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो जो है वो आपका 198 आ जाता है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ऐसे पॉसिबल नंबर्स जो है वो कितने होंगे, ठीक है। ऐसे x y z आपके कितने होंगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली x का वैल्यू जो है वो कहाँ से होगा, आपका 1 से लेके 9 तक रेंज करेगा, y का वैल्यू कहाँ से होगा 0 से लेके 9 तक, एंड z का वैल्यू जो है वो अगेन दिस इज विल बी 1 से 9 तक, क्योंकि z को हम लोग रिप्लेस भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है कि ऐसा कितना वैल्यूज़ होगा आपका, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें और ओरिजिनल नंबर के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज़ 198। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए
यहाँ पर आपको पता है दिस इज नंबर, तो इसका नंबर है, तो आपको क्या होता है, आपको पता है एक फेस वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू क्या है, जो भी डिजिट्स है उसका फेस वैल्यू उसका जो डिजिट का वैल्यू है। लेकिन इसके प्लेस वैल्यू के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसको z कहाँ है, z कौन से पोजीशन पे, आपके 100 पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे कैसे 100z। ठीक है, इस नंबर को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। 100z, y को कैसे लिख सकते हैं 10y, क्योंकि टेंस प्लेसेस पर है, और आपका यूनिट्स प्लेस पर x है तो इसको सिर्फ लिख देंगे x। ठीक है, ये सिंपली आपका इसी नंबर का जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे x y z है तो उसको कैसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, और ये आपका 198 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 100, यहाँ पर आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100z और यहाँ पर z है तो दिस विल बी 99z, एंड प्लस x माइनस 100x है तो कितना हो जाएगा माइनस 99x विल बी इक्वल टू 198। तो आपको क्या मिल जाएगा, z माइनस x इज इक्वल टू 198 बाई 99, दैट इज 2। ठीक है, तो आपका z माइनस x आपको 2 मिल गया। अब ये z माइनस एक्स 2 का क्या है कि आपका कितना ऐसा वैल्यूज z और x का होगा जिसके बीच में डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, तो वैसे सारे नंबर्स में जो है आपका, जो अगर हम लोग उस नंबर को फॉर्म करते हैं तो रिवर्स करने पे उसका जो है डिफरेंस दैट विल बी 198। ठीक है, तो बताइए आप कैसे पेयर्स बना सकते हैं। तो z का हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू z का क्या हो सकता है, हमने देखा है आपका 1 से लेकर 9 तक है तो कितना हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा उस केस में, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं z, यहाँ पर अलग से लिखते हैं z माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो z का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू कितना होगा 7। ठीक है, z का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू कितना होगा 6। अगर z का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू होगा 5। अगर z का वैल्यू आपका 6 है तो ये हो जाएगा 4। अगर ये है आपका 5 तो ये हो जाएगा आपका इसमें 3। ठीक है, एंड अगर ये 4 होता है तो ये हो जाएगा 2। अगर ये 3 होता है तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितने, इसके नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि अगर 2 होगा तो वो फिर 0 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका पेयर 1 2 3 4 5 6 7, यानी z और x का जो है ऐसा कितना है 7 पेयर्स है, जो कि आपको ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो जो रिवर्स नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है उसके बीच का डिफरेंस 198 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो टेंस प्लेसेस पर जो y है हमेशा दोनों केस में उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, आपके उस पर अगर कोई भी नंबर हम लोग ले लें, वहाँ पर डिजिट कुछ भी ले लें राइट फ्रॉम 0 से लेके 9 तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम लोग z और x का एक पेयर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 7। ठीक है, तो आप इसको देख के डायरेक्टली 7 मार्क कर देंगे। बहुत जगह होता है, हड़बड़ी में लोग रहते हैं कि अच्छा 7 पेयर्स मिल गया तो 7 हो गया, लेकिन इसका आंसर 7 नहीं है। जिनका भी आंसर 7 आया है दैट इज रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग क्यों है, देखिए z और x का हमने कॉम्बिनेशन लिया है कितना, जैसे यहाँ पर 9 पुट किया है और यहाँ पर 7 पुट किया है, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ z और x पर ही डिपेंड कर रहा है ये वाला क्राइटेरिया। अब बीच में कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 10y कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है, y का कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है 0, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है 9, यानी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। यानी कितना पॉसिबिलिटीज है टोटल, दैट इज 10 पॉसिबिलिटीज। तो हर पेयर के लिए अगर z और x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 9 और 7, तो उसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज है नंबर, डिफरेंट नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं कितने, सिंपली आपका जो है अगर आप बोलेंगे तो 10 नंबर्स। वैसे ही अगर हम लोग 7 और 5 ले लें तो भी आप 10 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यानी हर कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 10 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो अगर आपके पास 10 डिफरेंट नंबर्स हैं तो कितना हो गया टोटल 7 × 10 दैट इज 70। तो यानी आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जहां पर आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पर जो है नंबर रिवर्स कर देना। ठीक है, 3 डिजिट 4 डिजिट तक भी पूछा जाता है। ठीक है, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको किस चैप्टर में मिलते हैं, दिस इज बेसिकली नंबर सिस्टम। और कहीं कहीं पे इसमें क्योंकि थोड़ा बहुत परमुटेशन अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट लग जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें प्लेस वैल्यू जो आपको इंटरचेंज करने वाले आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में जो है सीसैट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज देखा कुछ अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन, कैट के लेवल का क्वेश्चन हमने देखा है, और इसी तरह से हम अपना लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका सीसैट अप्रोच होगा आप इतने ईजी मोड में होंगे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उससे आप परेशान नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सीसैट में दैट इज फियर।
उस फियर को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फियर नहीं हटेगा तो आपसे एग्जाम में ईजी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अब फियर हटाने का तरीका क्या है? वंस कि आपका कंसेप्ट जो है बेसिक्स दैट इज स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद आप अच्छे क्वालिटी, गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करें। वंस आप अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको फिर परेशानी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह से जो है थोड़ा सा लेवल अप रेस करते जाएंगे और आप जो है इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।